हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोगों ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सम दो सम हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज तीसरा सम जो नया सम इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और बाकी जो और इंडेस आपके मैट 1 में है उसके सम्स हम लोग बनाएंगे। ये वो सारे सम हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नए ऐड किए हैं, वो सारे सम हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चन और सॉल्यूशन प्रिंट कर लीजिएगा और अपने हाथ से इन सॉल्यूशंस को जरूर बनाइएगा, स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट के सम्स को, या जिसमें भी फिगर वर्क है जो लिखने के समय वो तो आप रीड कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट की मैट से और या मेरा पीडीएफ निकाल करके, लेकिन जो सॉल्व करने के समय उनको क्लास में तो आप नहीं कर पाओगे मेरी स्पीड के साथ, आप घर में बैठ करके उन सम्स को जरूर सॉल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक सम नंबर जो है ना, ये मैंने इंस्टीट्यूट्स के सम को ही नंबर जो है ना एज इट इज वही वाला नंबर रखा, अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं किया है। पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मार्स लिमिटेड 31 मार्च 2022। एक्स को मैं 2 बोलूंगा और 31 मार्च 23 का बैलेंस शीट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप देखिए, इधर से देखिएगा 410 से 450 हुआ है। मेरे मुंह से लैक्स और करोड़ निकलेगा, आप उसको एक्सक्यूज करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परचेज जरूर हुआ होगा और डिप्रिसिएशन अगर इसी में एडजस्ट हुआ है, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अलग से डिटेल नहीं है तो हम लोग ये मान के चलेंगे इसके अंदर डिप्रिसिएशन का भी कुछ प्लस माइनस हमें करना पड़ सकता है। वी विल सी टू दैट, अदरवाइज परचेज तो क्लियर है। इंटेंजिबल असेट नो मूवमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट नो मूवमेंट। अदर नॉन करेंट असेट में कुछ परचेज है, अब ये पता करना पड़ेगा क्या चीज का है, क्या परचेज है, वी डोंट नो, वी हैव टू सी इट। फिनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली परचेज है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये लास्ट में लिखेंगे कैश फ्लो में। इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। अदर करेंट असेट अगर कुछ पता नहीं चलेगा तो वर्किंग कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे, अदरवाइज अगर कुछ लिखा रहेगा कि किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में है, वर्किंग कैपिटल का आइटम है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करेंगे। अदरवाइज हम लोग इसको भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लेंगे इफ नथिंग इज मेंशन्ड। टोटल करके दिया, असेट साइड कंप्लीट हुआ। तो अब आप इसको मैं एक बार और अगर बोलूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज ए परचेज। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, इसमें दिखाई दे रहा है देयर इज ए परचेज, बट ये क्या चीज का है नहीं मालूम, देखेंगे पता चलेगा तो देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्लियर लग रहा है परचेज। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अदर करेंट असेट लुक्स लाइक वर्किंग कैपिटल, कैश तो लास्ट में लिखना पड़ता है। शेयर कैपिटल में मूवमेंट है, डेफिनेटली लुक्स लाइक एन इश्यू। अदर इक्विटी, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, वी विल सी टू इट। बोरोइंग में मूवमेंट है, नया बोरोइंग ऐड हुआ है। अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी बढ़ा है, नया लायबिलिटी अक्रू हुआ है, कुछ लोन वोन कहीं से लिया होगा, लोन तो बोरोइंग को बोलते बट कहीं से भी आया होगा पैसा, वी डोंट नो, वी हैव टू चेक। ट्रेड पेएबल है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, पता करेंगे फिनांस का है या कैश मैनेजमेंट पर्पस का है। अगर कैश मैनेजमेंट पर्पस का है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडजस्ट कर देंगे, और अगर लोन जैसा है तो हम लोग बोल देंगे 420 का लोन 410 हो गया तो रीपेमेंट हो गया होगा, वी हैव टू चेक। उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी है, पता करना पड़ेगा क्या चीज का है, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल आइटम लग रहा है, ये वर्किंग कैपिटल आइटम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। टोटल करेंट लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का टोटल है। शुरुआत, पहला लाइन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 है, यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख के। प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख का है, तो 200 माइनस 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 लाख का है। तो एक बार मैं अदर इक्विटी चेक कर लेता हूं, आओ मेरे साथ आप भी चेक करो। अदर इक्विटी देखिए 820 से 980 हुआ है और ये ठीक 160 का एडिशन हुआ है। दैट मीन्स ये सिर्फ प्रॉफिट का मूवमेंट है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 160 है। अदर इक्विटी में और कहीं से पैसा आया गया नहीं है।
इसका मतलब ये जो शेयर कैपिटल इशू हुआ है ये पार पे इशू हुआ है, बाकी अगर और कुछ हुआ होगा तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पता चलेगा। फिर बोलता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो परचेज हुआ है वो 100 लाख का है। करेंट लायबिलिटी के अंदर कुछ कैपिटल का क्रेडिटर्स है 25 लाख का, जो कि ओपनिंग बैलेंस में नील है। तो जो करेंट लायबिलिटी है कैपिटल क्रेडिटर्स, ओके, तो ट्रेड पेएबल के अंदर इंक्लूड होगा ये 25 लाख का क्रेडिटर। अब कैपिटल क्रेडिटर है तो हो सकता है ये जो असेट परचेज हुआ है ना इसका पूरा पेमेंट नहीं करके हम लोगों ने 75 का ही पेमेंट किया होगा, देयर में भी ए पॉसिबिलिटी। बाकी देखते हैं क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 120 का रेज हुआ है। अदर करेंट लायबिलिटी के लिए बोला है कि इसके अंदर खाली प्रोविजन फॉर टैक्सेस है। अदर करेंट लायबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, और फिर बोला अदर नॉन करेंट असेट एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज परटेन टू वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो जो अदर नॉन करेंट असेट और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में जो झमेला हो रहा था कि हम लोग बोले क्या चीज का परचेज है, क्या पैसा आया गया है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये वर्किंग कैपिटल का आइटम है, तो आप उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख दीजिएगा। From the information given, prepare a statement of cash flows following indirect method. Assume that bank overdraft is an integral part of entity's cash management. तो अभी तक जो सबसे ज्यादा क्लियर वाला बात है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर के है। ये वर्किंग क्या नाम, ये कैश मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो आपके पास ऊपर में ना जो कैश एंड बैंक बैलेंस था और ये जो ओवरड्राफ्ट है इसको नेट कर दीजिए, और नेट करके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो मुझे जरा दिखाओ, ये रहा देखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300, क्लोजिंग भी 300। मैं एक बार ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 300 है। अब मैं ओवरड्राफ्ट देखता हूं तो ओपनिंग इज 420, तो आप 300 माइनस 420 करोगे और आप बोलोगे माई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज -120 एंड माई क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300 माइनस 410 दैट इज -110। तो आपका जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा उसमें जो सबसे लास्ट में ऐड ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग जब आएगा तो ओपनिंग में आपको 120 लिखना है ब्रैकेट में और क्लोजिंग 110 लिखना है, और वो मैच कर जाएगा, डोंट गेट वरीड। अब आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बात करते हैं। उन्होंने साफ लिखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने 100 का परचेज किया है और कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखता है क्वेश्चन में कि 410 था, तो 410 से 100 हम परचेज किए तो 510 हो गया। 510 से ये क्लोजिंग बैलेंस 450 कैसे आया? द आंसर इज 60 का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो जब अपन कैश फ्लो बनाते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में पीबीटी से स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करते हैं, तो उसमें डिप्रिसिएशन इज ए वर्किंग नोट फॉर अस जो हमारे ऐड बैक करने के काम आएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बात हो गया। ये जो क्रेडिटर वाला बात है 25 लाख रुपया का कैपिटल क्रेडिटर्स है। 1 मिनट, 1 सेकेंड खाली रुकोगे। तो ये जो 100 लाख का कैपिटल है, 100 लाख का जो असेट परचेज हुआ था ना उसके रिगार्ड में लिखा 25 लाख का कैपिटल क्रेडिटर्स है। तो हम लोग ये मानेंगे इस 100 लाख का पूरा पेमेंट नहीं हुआ, 25 लाख का पेमेंट अभी भी होना बाकी है। हम लोग 75 लाख रुपीस का, मैं लैक्स में बोल रहा हूं, हम लोग 75 लाख रुपीस का ही पेमेंट कर पाए हैं। तो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ प्लांट लिखोगे आपको 75 लिखना पड़ेगा। और ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेएबल का जो फिगर है ना, यहां पे देखो, ये जो ट्रेड पेएबल का फिगर है, क्योंकि परचेज किए हैं तो क्रेडिटर है, तो ये ट्रेड पेएबल का जो फिगर है
ये जो क्लोजिंग में ट्रेड पेएबल का फिगर है 455, इसके अंदर वो वाला 25 भी घुसा हुआ है जो आउटस्टैंडिंग मेरा परचेज फॉर असेट के लिए था। तो आप इसको माइनस कर देना और बोलना माई क्लोजिंग क्रेडिटर इज ओनली 420, बिकॉज इस 25 का एडजस्टमेंट हम लोग डायरेक्टली कर चुके। सो आइए अब सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक दो पॉइंट का डिस्कशन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेज्ड 120 का है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आइए एक बार देखते हैं। ये रहा बोरोइंग 300 से 360 हुआ, तो 300 में 120 अगर बढ़ता है तो 420, 120 तो रेज हुआ, दैट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। लेकिन 420 से 360 कैसे हो गया? तो द आंसर इज 60 का लोन रीपेमेंट भी हुआ है, 120 का लोन टेकन है, 60 का लोन रीपेड है। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ था? हम लोग बात किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 का इशू हुआ था। तो एक बार अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो खाली आपको दिखा दूं तो 3 आइटम जो हम लोगों को एकदम क्लियरली पता है। फाइनेंसिंग वाला पहले देख लो, ऑपरेटिंग में आएंगे एक बार। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये देखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 30, लोन टेकन 120 जो साफ उन्होंने क्वेश्चन पेपर में लिख दिया था, और लोन रीपेमेंट 60। टोटल करके बाहर निकल गया 90। देयर आर नो अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम्स। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग रीपेड 60 है ना, 120 तो लिखा हुआ ही था और 30 हम लोगों ने कैपिटल देख करके निकाला था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख लीजिए, 75 का पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, 100 माइनस 25। ओके, और ये रहा इन्वेस्टमेंट का परचेज। 60 का इन्वेस्टमेंट था, वो 100 हो गया था, तो 40 का परचेज। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है, दोनों मिला दिया तो 115 बाहर निकल गया। अब सारा डिस्कशन बच गया, बोलो क्या चीज को लेकर के? सारा डिस्कशन बच गया हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो को लेकर के। सो हाउ डू वी फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? लेट अस चेक इट। स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200, सम में लिखा हुआ था ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ऐड किया डेप्रीसिएशन 60, मैंने आपको डेप्रीसिएशन 60 निकाल करके दिखाया था, फिक्स्ड असेट से निकाले थे। 410 का मेरा ओपनिंग फिक्स्ड असेट था, 100 का फिक्स्ड असेट परचेज हुआ था, 510 बैलेंस शीट में, लेकिन 450 ही बचा हुआ था, तो 60 इज द डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। उसने प्रॉफिट को गिराया होगा, मैंने ऐड बैक कर दिया, तो 260 आया कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहां लिखिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में फर्स्ट इज इन्वेंट्री का चेंज, 100, 700 और 800 हुआ था, कुछ उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा वहां से कॉपी कर लेना है। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। अदर नॉन करेंट असेट, देखिए उन्होंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में साफ लिख दिया था, अदर नॉन करेंट असेट मेरा वर्किंग कैपिटल का आइटम है, तो उसके चेंजेस को लिख दिया डायरेक्टली। अदर करेंट असेट का चेंजेस लिख दिया, बिकॉज अदर करेंट असेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो हमको वर्किंग कैपिटल मानना ही था। चेंजेस इन दी अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें आपको फंडा मैंने कल भी बताया था, अगर करेंट असेट बढ़ता है तो वो आउटफ्लो है, असेट बढ़ रहा है तो पैसा जाएगा, बाकी सारा चीज अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके निकाला जा सकता है, माने इसी के बेस पे अपन बाकी चीजें देख सकते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल मैंने निकाल करके आपको बताया था 20 का, 450 ओपनिंग था, 455 क्लोजिंग था, उसके अंदर 25 का वो कैपिटल क्रेडिटर मैंने जो असेट परचेज करके पेमेंट नहीं किए थे वो मिला हुआ था, तो हटा दिया, तो 450 हैज बिकम 430, तो 20 का पेमेंट हो गया, तो दैट उसको आउटफ्लो में दिखा दिए। अब वो अदर करेंट लायबिलिटी का बात करते हैं, उन्होंने साफ क्वेश्चन में लिखा एक बात, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा अदर करेंट लायबिलिटीज के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी इंक्लूड है, और प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख रुपीस का है, तो हमको इस 40 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स को हटाना पड़ेगा, और फिर बाकी जो अदर करेंट लायबिलिटीज है सिर्फ उसको मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जा सकता हूं, बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए नो कैश फ्लो आइटम। वो पीबीटी में 200 में जो पीबीटी हम लोग 200 लिखे थे ना, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया, मतलब डिडक्ट होने से 160 होता, तो हम लोग 200 से स्टार्ट किए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता। तो अपना ये जो अदर करेंट लायबिलिटीज है, ये देखिए
ओपनिंग इज 90, क्लोजिंग इज 45। इस 45 के अंदर ये वाला 40 भी इंक्लूडेड है। तो अगर इस 45 के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स वाला 40 इंक्लूडेड है तो हटा दो, तो बचा 5। 90 हैज बिकम 5, अदर करेंट लायबिलिटी का 90 अब 5 बन गया, तो 85 का करेंट लायबिलिटी गिर गया। करेंट लायबिलिटी अगर गिरता है तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी एन आउटफ्लो। ये देखो, इट इज एन आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का सारा प्लस माइनस को अगर हम लिख देते हैं और नेट कर देते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है, बिकॉज देयर आर नो टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अलग से टैक्सेस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, एक लाइन लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो हम लोग पीबीटी कैलकुलेशन, क्योंकि पीबीटी दिया हुआ ही था, नहीं तो 160 से अगर स्टार्ट करते तो पीबीटी कैलकुलेशन में 40 ऐड करते तो 200 आ जाता। सो टैक्सेस पेड था नहीं और कोई और आइटम सब भी नहीं था, तो फाइनली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाहर आ गया। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वी स्टार्टेड विथ पीबीटी, वी जस्ट डिड डेप्रीसिएशन, बाकी सारा आइटम इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल रिलेटेड था। इंटरेस्टिंग बात बोले तो 2 ही था। एक असेट परचेज का जो क्रेडिटर था उसको इन्होंने ट्रेड पेएबल में इंक्लूड कर दिया था, हमने हटा दिया, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स को इन्होंने अदर करेंट लायबिलिटी में इंक्लूड कर दिया था, हमने हटा दिया। ध्यान रखना दोनों क्लोजिंग फिगर से हटाना है, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट में जिंदा है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने निकाला, एंड जब टोटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला, फाइनेंसिंग निकला, इन्वेस्टिंग निकला, टोटल ऐड किए तो 10 आया इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश -120, ओडी को लेन नेट करके मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग कैश 110 मैच कर गया। तो क्वेश्चन में कोई भी बड़ा चीज नहीं था, वेरी वेरी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्होंने टोटल 3 ही सम ऐड कराए थे, तीनों सम हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आइए हम लोग अगले इंड एस में चलते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। एरर्स प्रायर पीरियड आइटम्स को कहते हैं। लिखा इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला सम इंड एस 8 का। इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, वाई लिमिटेड रिपोर्टेड ए रेवेन्यू ऑफ 73,500, एक्सपेंस 53,500, प्रॉफिट 20,000, टैक्सेस 6,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000। 20,000 का रिटेन्ड अर्निंग 1 अप्रैल 2021 में था, और 34,000 का रिटेन्ड अर्निंग 31 मार्च 2022 में था। दैट मीन्स 20,000 का ओपनिंग बैलेंस, 14,000 का और प्रॉफिट ऐड किया तो वो 34,000 बन गया। इस पूरे लाइन में कहीं कोई एरर इन्वॉल्व्ड नहीं है, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन दे हैड गिवन। अगर मैं टेबल के फॉर्म में आपको बना करके दिखाऊं तो रेवेन्यू 73,500, कॉस्ट ऑफ सेल जिसमें सारे एक्सपेंस आ गए 53,500, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000, टैक्सेस 6,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000, opening profit brought forward 20,000, and therefore closing profit carried forward is 34,000। ये उन्होंने लिख दिया वर्ड्स में, हम लोगों ने फिगर्स के साथ टेबल में आपके सामने रख दिया। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। इन द करेंट ईयर दैट इज 22-23, ये पिछले साल का डिटेल था 21-22 का। इन द ईयर 22-23, आफ्टर 2021-22 financial statements were approved for issue, Y Limited discovered that some products sold in 21-22 were incorrectly included in the inventories at their cost of 6,500. Okay, उन्होंने बोला कि पिछले साल हमसे गलती हो गई, एक सेल
जो 21-22 में हो चुका था, हमने सेल लिख भी लिया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती से हम लोग उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिए हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है और इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। रिपीट, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है और इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। आप अच्छे से जानते हो कि अगर एरर है तो इंड एस 8 का बोलना है। अगर पिछले साल से पुराना एरर है, इंड एस 8 का बात याद करना, पिछले साल से पुराना एरर है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर आपको एक तीसरा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बट अगर एरर खाली पिछले साल का है तो जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर का होगा उसको रीस्टेट करना होगा, वो एरर फ्री होना चाहिए। और करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एरर फ्री होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 6500 का क्लोजिंग स्टॉक झूठ मूठ का बढ़ा हुआ है, रॉन्गली हम लोग सुधार देंगे। और इस बार का ओपनिंग स्टॉक 6500 से बढ़ा हुआ हम लोग सुधार देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एरर फ्री करेंगे। देखते हैं क्या मांगा है हम लोगों से। इन द ईयर 22-23 करंट ईयर, company has changed the accounting policy for measurement of investment in associates after initial recognition from cost model to fair value model as per Ind AS 109. It acquired its only investment in an associate for 3,000 rupees many years ago. The associate's equity is not traded in the security exchange. That is, price quotation is not available. The fair value of investment was determined reliably using an appropriate equity valuation. As at the end of current year, 2023 के एंड पे 25,000, मतलब इस बार की बैलेंस शीट में 25,000 ही आपको दिखाना होगा। 31 मार्च 2022 में 20,000 और 2021 में 18,000। मतलब ये कि अभी तक उस इन्वेंट्री को ये लोग कॉस्ट मॉडल, इन्वेंट्री बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट उल्टा पल्टा निकलेगा, संभाल लेना बच्चों। उस इन्वेस्टमेंट को ये लोग कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम अपनी पॉलिसी चेंज करके फेयर वैल्यू मॉडल में जाएंगे। आप अच्छे से जानते हो पॉलिसी चेंजेस आर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, एस्टिमेट चेंजेस आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो इसको अगर रेट्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट करेंगे, मैं आपको लिख करके दिखाता हूं कि 3,000 का इन्वेस्टमेंट था, पिछला साल के पहले ही, रिपीट कर रहा हूं, पिछला साल के पहले ही, पिछला साल 21 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा था, पिछला साल के पहले ही उसका वैल्यू 18,000 हो गया था। तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट, एक थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ऑल्दो उन्होंने दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन हमको मालूम नहीं, बट क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है तो एक थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। उसमें जो 15,000 रुपया का प्रॉफिट है ना बच्चों, 3 से जो 18 हुआ, ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, ये उसी में हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को एक रीस्टेट करके नया बनाना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को बुक्स में लेकर के आना पड़ेगा और इसका भी टैक्स कैलकुलेशन करके आफ्टर टैक्स में लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने लिखा 18 से 1 साल के बाद वो 20,000 हो गया, तो 2,000 रुपया हमको पिछला साल के प्रॉफिट को, क्योंकि मैं P&L तो फिर से बनाऊंगा, तो 2,000 रुपया मेरे को पिछला साल के P&L में डालना पड़ेगा। एंड 20,000 देन बिकेम 25,000। देख लो यहां पे 18, 20 और 25, तो और 5,000 का प्रॉफिट मेरे को करेंट ईयर में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको लिख करके दूं तो इन द करेंट ईयर विच इज 22-23 मेरे को 5,000 का प्रॉफिट लिखना है। इन द ईयर 21-22 मेरे को 2,000 का प्रॉफिट लिखना है और ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे को 15,000 का प्रॉफिट लिखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट को रीस्टेट करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाना है। तो ये काम मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस आर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो अभी तक अगर मैं बोलूं तो हम लोगों को 2 चीज पता चला, एक एरर और एक चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी।
एरर भी मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा, बट क्योंकि एरर सिर्फ पिछले साल का था तो हम लोग बात कर चुके लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को गिराना है और करेंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक को गिराना है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक झुटमुट का बढ़ा हुआ है, करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक झुटमुट का बढ़ा हुआ है, वो मुझे ठीक करना है। और क्योंकि पिछले साल का ही एरर है तो उसके पीछे मुझे जाके सुधारने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हटा दूं यहां पे, चलो रहने दो। लिखता एज ऑन 31 मार्च 2023, दैट इज करेंट ईयर के एंड में, एज ए रिजल्ट ऑफ यूसेज ऑफ इंप्रूव्ड ल्यूब्रिकेंट्स, वाई लिमिटेड रीअसेस द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन ए फ्रॉम 4 years to 7 years. ओके, चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट है। डिप्रीशिएशन का चेंज इंड AS 16 कहता है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है। रेट्रोस्पेक्टिव जाके ठीक नहीं करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिवली ही करना पड़ेगा। मशीन ए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर तीनों आ गया, एरर भी आ गया, एस्टीमेट भी आ गया, पॉलिसी चेंज भी आ गया, और प्रीसीडिंग ईयर को सुधारने का कहानी भी बन गया। मशीन ए इज डिप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड to a nil residual value. Okay, it was acquired at 6,000 rupees on 1st April 2020. तो मेरे को थोड़ा सा आपके साथ बात करना है, आइए पहले डिस्कशन कर लेते हैं। यही सब वर्किंग नोट में आप लिखोगे। 1 अप्रैल 2020 को मैंने 6,000 में मशीन खरीदा था। तो 2021 में 4 साल की लाइफ थी, तो 2021 में मैंने 1500 का डेप्रीसिएशन दिया होगा। 21-22 में, जो कि मेरा लास्ट ईयर है, इस साल के हिसाब से 1500 का डेप्रीसिएशन दिया होगा। अब WDV बचा 3000। 6000 में 2 साल का डेप्रीसिएशन चला गया। और करेंट ईयर में 22-23 जो करेंट ईयर था, मैंने डेप्रीसिएशन को बोला कि भाई हम, मेरा जो लाइफ है वो 4 की जगह 7, ये जो 4 साल है इसकी जगह 7 साल। तो आपको मैंने इंड AS 16 में बोला था जब भी आप डेप्रीसिएशन रिव्यू करोगे प्रोस्पेक्टिव चेंज डालोगे। तो 4 को अगर 7 साल पकड़ोगे तो अगर 7 साल के हिसाब से देखें तो 2 साल तो गुजर चुका है, तो रिमेनिंग वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट अब 5 साल बचती है। तो इंड AS 16 बोलता है कि बचा हुआ WDV विल बी डेप्रीशिएटेड ओवर बचा हुआ रिमेनिंग वर्किंग लाइफ। दैट मीन्स 3000 को 5 साल में मुझे डेप्रीशिएट करना है। दैट मीन्स अब मेरा डेप्रीसिएशन करेंट ईयर में 2022-23 में इट हैज टू बी 600 रुपीज। तो हम जब करेंट ईयर में डेप्रीसिएशन लिखेंगे तो हम 600 रुपया का डेप्रीसिएशन लिखेंगे। अगर P&L बनाना मेरे हाथ में रहेगा तो हम 600 का डेप्रीसिएशन करेंट ईयर में लिखेंगे। और पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एरर एंड नॉट ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स एन एस्टिमेट चेंज विच हैज टू बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आगे बढ़ता है। 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा था क्या? नहीं, हम यहां तक पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ द टाइप मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए वेयर इमटेरियल एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में डेप्रीसिएशन को लेके कोई लफड़ा नहीं है। वाई लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन द एस्टिमेट एटसेट्रा। ओके, ये लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना चुका है और उसके हिसाब से बोल रहा है कि 1,04,000 इज देयर सेल्स एंड 86,500 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, including 6,500 for the error in the opening stock and 1,500 for the depreciation and 5,250 for the income tax expense. Okay, ये लोग P&L भी बना चुका है, almost everything they had done, जो कि एरर के साथ है, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का इंपैक्ट नहीं लिया हुआ है और डेप्रीसिएशन भी पुराना वाला रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो हमको करेंट ईयर में तीनों चीज को ठीक करना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ बैठ करके पूरा ठीक करेंगे, देखते हैं हमसे मांगा क्या क्या है।
मैं पहले आपके लिए खाली एक चीज लिख के दे देता हूं बच्चों, यहां पे देखो, इन द करेंट ईयर उनका रेवेन्यू इज कितना बोला वो लोग, रेवेन्यू इज 1,04,000, रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उनका कॉस्ट ऑफ सेल इज 86,500. दैट मीन्स उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो बता रहा हूं मैं, 17,500 एंड टैक्सेस इज कितना बोला था वो लोग टैक्सेस बच्चों, टैक्सेस उन्होंने बोला 5250. देखो तो 30% है क्या, क्योंकि पिछला बार 30% टैक्स था उनका, हाँ ये 30% है, तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12,250. अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 86,500 है, इसके अंदर वो इन्वेंट्री वाला जो स्टॉक वाला एरर है वो घुसा हुआ है, और डिप्रीसिएशन जो है वो 1500 घुसा हुआ है, जिसको कि 600 होना चाहिए. और वो वाला जो प्रॉफिट था, बोलो तो कौन सा वाला, जो इन्वेस्टमेंट को रीस्टेट करने का कहानी था ना, जो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका करेंट ईयर का 5,000 का प्रॉफिट हमको डालना पड़ेगा. अभी तक हमने उसको डाला नहीं है. आगे अभी तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लें. वाई लिमिटेड प्रेजेंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ 1 ईयर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. लास्ट ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हमको बनाने बोला है. फॉर सिंप्लिसिटी पर्पजेज द टैक्स इफेक्ट ऑन ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंस, झमेला मत करना, शुड बी टेकन एट 30%. माने डेफर्ड टैक्स फेफर्ड टैक्स का ज्ञान लगाने का जरूरत नहीं है. सारे आइटम पे 30% टैक्स कैलकुलेट कर लेना. मांगा क्या ये, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया. इस तरह का सम हम लोगों ने क्लास में एक बनाया हुआ है, पर तीनों चीज एक साथ इंक्लूडेड नहीं था, एक एक चीज का अलग अलग सम बनाए हैं. ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग हाउ द करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, चेंजेस इन द पॉलिसी एंड चेंजेस इन द एस्टिमेट कुड बी प्रेजेंटेड इन द P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड हाउ टू राइट द नोट्स ऑन अकाउंट्स. तो नोट्स तो आप जितना चीज हम लोग अभी डिस्कस किए उसी को नोट्स में लिख देना. ये चेंजेज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या डिस्कस किए, एरर का क्या डिस्कस किए, तुम्हारा चेंजेज इन द एस्टीमेट का क्या डिस्कशन किए, वो नोट्स लिख देना. वैसे इंस्टीट्यूट ने जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके दिखा दूंगा. पहले अपना डिस्कशन, कि हम लोगों को बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या रादर उन्होंने बोला ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट, कि ये सब चीज को करेक्ट करके P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L को कैसे प्रेजेंट करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी भी बना करके देना है. 3 चीज बना करके देना है, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी और नोट्स ऑन अकाउंट्स. तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात करते हैं. 1 by 1 बात करना पड़ेगा. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द लास्ट ईयर. करेंट ईयर का बात बाद में करेंगे, पहले लास्ट ईयर को ठीक करना पड़ता. आपको मालूम है लास्ट ईयर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी एरर फ्री एज पर इंड AS 8. सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेल 73,500 सेम टू सेम. मैं आपको एक बार वापस पुराना वाला जहां पे मैंने अपने हाथ से लिखा था, आ जाओ यहां पे. तो 73,500 के रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस एक्सपेंस में प्रॉब्लम है. इसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा करके लिखा हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, मतलब ट्रेडिंग, अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं. या कॉस्ट ऑफ सेल का बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेटेड है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाया हुआ है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गया है. अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को गिराऊंगा, कम करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कम करूंगा तो 6,500 कम डिडक्ट होएगा. क्लियर है? तो 53,500 का जो कॉस्ट ऑफ सेल है दैट विल गो अप बाय 6,500 रुपीज. एंड 53,500 में अगर मैं 6,500 ऐड करता हूं तो इट बिकम 60,000. तो माई रेवेन्यू इज 73,500.
माई एक्सपेंस इज 60,000, जस्ट एक वर्किंग नोट में ये 60,000 आया कहां से, बिकॉज 53,500, तो 53,500 प्लस 6,500 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो वर्किंग नोट आप फिंगर्स पे बना लो, नोट्स लिख के बना दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या प्रॉफिट बोल दो 13,500। अब ये वाला पोर्शन एरर फ्री हो गया। अब ये देखिए चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, अदर इनकम, चेंजेस इन द मेजरमेंट ऑफ, चेंजेस इन द मेजरमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करने की वजह से 2,000 का प्रॉफिट। याद है 2,000 का डिस्कशन किए थे हम, वापस से करूं, ये याद है? 3,000 का इन्वेस्टमेंट पिछला साल के ओपनिंग में 18,000 हो गया था, 18 से एक साल के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 25 हुआ, तो ये रहा 18 से 20 का 2,000 का प्रॉफिट लास्ट ईयर में लिखेंगे, 20 से 25 का 5,000 का प्रॉफिट करेंट ईयर में लिखेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वापस से आप देख भी लो। डन। 13,500 प्लस 2,000, 15,500 रुपया इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पीबीटी। 30% का टैक्स माइनस किया, 4,650, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,0850। नाउ ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ऑल दो इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द शेड्यूल 3 फॉर्मेट, बिकॉज उतना डिस्कशन या उतना डिटेल्स हमारे पास क्वेश्चन पेपर में नहीं था, बट स्टिल जितना कोशिश हुआ कि भाई जितना हम कर सके उतना हमने कर करके दिया। 1,850 फाइनल प्रॉफिट, रेक्टिफाइड प्रॉफिट विथ नो एरर इन दिस। क्लियर? अब अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हम देखें तो रेवेन्यू 1,04,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है। जो क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर था 86,500, ये देखिए इसके अंदर क्या एरर है पहले बताओ। वो जो 6,500 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ा है, बिकॉज आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये अगर बढ़ा हुआ है और ये प्लस में है, ये अगर बढ़ा हुआ है तो ये बढ़ा हुआ होगा, तो 86,500 को 6,500 से गिरा दो, इट विल बिकम 80,000 रुपीज। फर्स्ट रेक्टिफिकेशन। सेकेंड रेक्टिफिकेशन, इन्होंने साफ लिखा डेप्रीसिएशन मैंने 1,500 करके बनाया है, और अगर 1,500 रुपया इसके अंदर, अगर क्या इसके अंदर इंक्लूडेड, बिकॉज देयर आर नो अदर एक्सपेंस का आइटम, तो इसके अंदर 1,500 इंक्लूडेड, उन्होंने लिखा भी है कि 1,500 इंक्लूडेड है, तो 1,500 की जगह 600 होना चाहिए, बिकॉज करेंट ईयर डेप्रीसिएशन अमाउंट इज 600 नॉट 1,500। तो 900 रुपीज इसके अंदर इन्फ्लेटेड या बढ़ गया है, मुझे गिराना पड़ेगा, तो 80,000 माइनस 900 दैट इज 79,100 विच इज माई कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल एक्सपेंसेस। तो ये रहा 1,04,000 minus 79,100 and this 24,900 is my profit. One is the error rectification and another is the depreciation को correctly लिखना, क्योंकि मुझे लोग पहले से निकाल करके दे दिया था तो मैंने उसको सुधार दिया। आगे प्रॉफिट आ गया 24,900, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का इनकम 5,000, 29,900, इनकम टैक्स 30% चेक कर लो, 29,900 इंटू 30%, इट इज 8,970, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 20,930। ये मुझे बनाना पड़ेगा, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर ये क्वेश्चन पूरा आएगा 12 मार्क्स का, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 मार्क्स रहेगा। पिछला साल का P&L एरर फ्री होगा, करेंट ईयर का P&L भी एरर फ्री रहना चाहिए, तो हमने एरर फ्री कर दिया। अब आइए, उन्होंने बोला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को भी रीड्राफ्ट करके दिखाओ। आपको याद होगा 20,000 का 1,421 को प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड था, एकदम शुरू में क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 1,421 को प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000 था, 14,000 उनका करेंट ईयर का प्रॉफिट था जो कि रॉन्ग था। हम लोग रेक्टिफाई करके अभी 10,000 कुछ निकाले हैं, वो लिखना होगा। एंड प्लस वो जो 15,000 का 3,000 से इन्वेस्टमेंट जो बढ़ करके 18,000 हुआ,
वो 15,000 का प्रॉफिट जो था उसको भी हम लोगों को इसी स्टेटमेंट, क्योंकि पिछला साल का तो बैलेंस शीट का डिटेल हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को ये जो 20,000 का फिगर है 1421 का 20,000 का जो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड या रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड है, ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना जी। इन्वेस्टमेंट तो 3,000 से जो 15,000 हुआ है, 18,000 हुआ, वो 15,000 का जो प्रॉफिट है उसको तो हमको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, बट वो 15,000 रुपया इज बिफोर टैक्स। उन्होंने साफ लिखा हर इनकम पे 30% का टैक्स है, तो अगर मैं उसको आफ्टर टैक्स कर दूं तो 20,000 का मेरा प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है, जो कि रॉन्ग है। अगर पिछला बैलेंस शीट में बनाता, माने ओपनिंग फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट ईयर अगर मैं बनाता तो उसके अंदर ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन हो जाता, बट मेरे को अभी करके दिखाना पड़ेगा। तो 20,000 और 15,000 का 70%, तो ये रहा 10,500। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरा ओपनिंग प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड इज 30,500। सो स्टार्ट विथ 20,000, लिखा रिटेन्ड अर्निंग एज प्रीवियसली स्टेटेड 20,000, और इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ये 10,500, ये वही है। बढ़ के आ गया 30,500, करेंट ईयर का प्रॉफिट 10,850, फाइनल आ गया 41,350। ये क्लोजिंग प्रॉफिट ब्रॉट कैरिड फॉरवर्ड। इस 41,350 से आप स्टार्ट करेंगे 41,350, उसके बाद उसमें करेंट ईयर का माने 2022-23 का जब बनाएंगे तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 20,930 था। मैं वापस से एक बार दिखा दूं, 10,850 लास्ट ईयर का प्रॉफिट, 20,930 करेंट ईयर का प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड इज 41,350, करेंट ईयर प्रॉफिट इज 20,930, क्लोजिंग प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड इज 62,280। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये जो इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा बना करके दिया है, ये आप एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। योर स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी दिस 41,350 प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, 41,350 यहां से लाया जा सकता है। हाँ, आप मेरे से पूछोगे कि सर ये क्या किया, हम लोगों को तो समझना है और हम लोग ऐसा ही एग्जाम में भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं, डोंट गेट वरीड अबाउट दैट, अभी तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं। बट मेरा एकदम स्ट्रांगली मानना, अगर इंड एस की लैंग्वेज वाइज जाओगे तो 41,350 का तो काम आप कर ही चुके हो यार, यहां पे तो 41,350 कैसे है आप बता ही चुके हो। तो 41,350 कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई लास्ट ईयर का कैरिड फॉरवर्ड प्रॉफिट है, वो इस साल का प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट 20,930 है, क्लोजिंग इतना आ गया। तो आप इतना बना देना, इस पोर्शन को इग्नोर मार देना। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने किया क्या है ये वाला चीज, आओ मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट को 34 लेके स्टार्ट किया। सर क्यों किया? क्योंकि याद है पिछला बार का P&L तो बन चुका था, उसमें 20,000 का प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड और 14,000 का प्रॉफिट का फिगर था, तो वहां से 34,000 का को स्टार्टिंग पॉइंट लिया। अब अगर 34,000 को आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, समझ पा रहे हो, तो 34 से तो 41,350 तक तो पहुंचना पड़ेगा। अगर 34 को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो एक तो वो एरर 6,500 का, क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड है पिछला साल का, तो 6,500 का अगर आफ्टर टैक्स इंपैक्ट लेते हैं तो 6,500 इंटू 70%, 4,540 पहला माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये 34,000 रॉन्ग फिगर है। कैसे आया था? 20 + 14, उस 14,000 में एक एरर था, आपको मालूम है। अगर मैं उस एरर को रेक्टिफाई करूं तो उसका आफ्टर, और ये तो रिटेन्ड अर्निंग है तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से बना हुआ है, तो 34 में -4550, ये एरर रेक्टिफिकेशन हो गया। फिर एक और रेक्टिफिकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, और अकाउंटिंग पॉलिसी में दो कैसे, एक 3,000 से 18,000 का प्रॉफिट आया वो, और एक 18,000 से जो 20,000 का प्रॉफिट आया वो, दोनों ही रिकॉर्डेड नहीं इस 34,000 में, तो बिकॉज 34 तो 20 + 14 बन करके आ गया था। तो वो जो दो प्रॉफिट है, दो प्रॉफिट था, एक 15,000 का, सॉरी एक प्रॉफिट था 15,000 का और एक प्रॉफिट शायद 2,000 का था ना, हाँ।
तो टोटल प्रॉफिट था 17,000 रुपीज का। 17,000 को अगर मैं आफ्टर टैक्स कर देता हूं तो 17,000 इंटू 70%, दैट इज दिस 11,900। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो आप ऐड करोगे तो ठीक 41,350 आ जाएगा। आओ ऐड करके देखते हैं। 34,000 माइनस 4,550 प्लस 11,900, दैट इज 41,350। मैं एक बार वापस से बोलता हूं आप लोगों को, आप एग्जाम में आराम से 41,350 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हो यहीं से, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड को। लेकिन लास्ट ईयर का तो आपको 20,000 को ही स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो उसके पिछले सवाल वाला डिटेल अपने पास नहीं है। बन गया? इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ, ये कितना सुंदर समा, इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना करके देना है। नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाया। पहला नोट चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट का, डेप्रीसिएशन वाला। ड्यू टू यूसेज ऑफ इंप्रूव्ड ल्यूब्रिकेंट्स द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, जितना डिटेल लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में जो लिखा सब कॉपी कर दिया है। यूज्ड फॉर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 7 years। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन दिस यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज टू रिड्यूस द डेप्रीसिएशन एलोकेशन बाय 900, क्योंकि 1500 से 600। The after tax impact of this is 630 in each of the 2 years। ये लाइन बच्चों लिखने का एकदम ऑनेस्टली कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि आप सॉल्यूशन देख रहे हो, आप लिखोगे, इट्स डन, बट नेचुरली आपके दिमाग में ये लाइन लिखने का बनेगा ही नहीं, और इस लाइन के नहीं लिखने से आपका मार्क्स कटेगा नहीं, भरोसा रखिए। डेप्रीसिएशन expense in 24-25 and 26-27 is increased by 600। कोई सेंस नहीं है अगले साल में क्या होने वाला है, उसके अगले साल में क्या होने वाला है, ये सब बात लिख करके दिया है। अब आप बोलेंगे सर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 600 क्यों लिखा? 600 का ही तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड होने वाला है। तो द आंसर इज 2024-25 वगैरह में डेप्रीसिएशन 0 हो जाने वाला था। आप मशीन 1420 को लिए थे और 4 साल की लाइफ थी उस वक्त, तो 1500 करके 4 साल में तो खत्म हो जाने वाला था। अब क्योंकि 7 साल कर दिया गया तो 600 का डेप्रीसिएशन तो और अगले 3 साल तक चलेगा ना। तो वो भी लाइन यहां पे लिख दिया है कि भाई इस साल में और इस साल में डेप्रीसिएशन 600 से बढ़ने वाला है। एज अंडर इनिशियल एस्टिमेट असेट वुड हैव बीन फुली डेप्रीशिएटेड इन 23-24, द आफ्टर टैक्स इंपैक्ट इज 420 रुपया। बच्चों फिर से मैं बोलता हूं, ये पूरा लाइन एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप नोट्स में एक्स्ट्रा लाइनें लिख रहे हो। आइए अगला नोट पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या क्या लिखना है आपको क्लियर है? फिर भी इंस्टीट्यूट कैसे लिखता है मैं आपको बता दूं। इन 2022-23 एंटिटी आइडेंटिफाइड दैट 6,500 ऑफ प्रोडक्ट हैड बीन सोल्ड इन द 21-22 ईयर but was included erroneously in the inventory as on 31st March 2022। सेम लाइन खाली कॉपी कर दिया गया है। The financial statement of 2021-22 have been restated to correct this error। अपने हाथ से हमने रीस्टेट किया। The effect of this restatement is 6,500 increase in the cost of sales, जो कि बढ़ाए ना 53,500 को 60,000 रुपीज किए, and 4,550 डिक्रीज इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022। 6,500 के कारण ये 4,550 का पैट में चेंज आया ना। एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस वाज आल्सो रिड्यूस्ड, रिजल्टेड इन 4,550 डिक्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये सारा बात लिखने का जरूरत नहीं है, एक एक आइटम का चेंजेस वो लिख दिया, बट यस आप ये चीज आराम से लिख सकते हो। ये मैं मना नहीं करूंगा, ये लिखना चाहिए, क्योंकि जब एरर रेक्टिफिकेशन होता है ना तो उन्होंने बोला है कौन सा आइटम कितने से बदला ये आपको बताना चाहिए। तो कौन सा आइटम कितने से बदला भाई? एक एक्सपेंस हमने बढ़ाया है, एक इनकम को हम क्लोजिंग स्टॉक को कम किए ना यार, एक एक्सपेंस बढ़ाया तो 6,500 से एक्सपेंस बढ़ा या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा, उसके कारण से टैक्स गिरा 30%, उसके कारण से पैट बढ़ा। तो 3 लाइन लिखना है। Increase in cost of sales 6,500, decrease in taxes 1,950 and increase in profit
सॉरी, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4550। इसको आप टेबल बना करके लिख देते ना, इस तरह से ज्यादा इजी होता। ऐसे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 6500, डिक्रीज इन टैक्सेस 1950, decrease in retained earning 4550। वही चीज उन्होंने भी लिखा है, थोड़ा लिटरेचर के फॉर्म में लिख दिया है। आओ एक बार मैं वापस से पढ़ देता हूं मिटा करके। यहां से मैं वापस पढ़ता हूं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर हैव बीन रीस्टेटेड टू रेक्टिफाई द एरर। उसका इंपैक्ट बताना पड़ता है। ये तो आपने फैक्ट बता दिया कि हाँ मैंने रीस्टेट किया, इंपैक्ट बताना पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ दिस रीस्टेटमेंट इज 6500 इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, 4550 डिक्रीज इन द प्रॉफिट, 1950 डिक्रीज इन द इनकम टैक्स एक्सपेंस। और क्योंकि 4550 प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ, रीस्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आगे चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका भी नोट देना पड़ता है। और पूरा ये तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज की हो, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप अपने वर्ड्स में लिख देना, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो देखो। In the year 22-23, the entity has changed its accounting policy for the measurement of investment in associates from cost model to fair valuation model as per Ind AS 109. Simple line. Management judged that this policy provides reliable and more relevant information because dividend income, changes in fair value are inextricably linked to and integral component of financial performance of an investment in an associate, and measurement at fair value is necessary if that financial state performance is to be reported in more meaningful way। ये लाइन नहीं लिख पाएंगे हम लोग खाली फैक्ट वाला लाइन लिखेंगे और इंपैक्ट वाला। दिस चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इज अकाउंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ लिखना बच्चों 109 तक। ये तो ज्ञान है, तुमको भी समझ में आ रहा होगा। और फिर द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, उसका इंपैक्ट। 3 जगह पे प्रॉफिट, ओपनिंग प्रॉफिट 15,000, देयर आफ्टर करेंट ईयर 2,000 एंड देयर आफ्टर 5,000। ये तीनों के बारे में लिखोगे, इनका टैक्स इंप्लीकेशन भी लिखोगे और आफ्टर टैक्स का बात भी लिखोगे। तो मतलब 15,000 जब लिखोगे तो 10,500 का बात आना चाहिए। 2,000 जब लिखोगे तो 600 का और 1,400 का बात आना चाहिए। 5,000 जब लिखोगे तो 1,500 और 3,500 का बात आना चाहिए। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे कैसे करके लिखा है। आप अपने तरीके से लिखोगे, ये सारे वर्ड्स एज इट इज इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट दे हैड रिटन हम लोगों को अपने वर्ड्स में लिखना है। द कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन हैज बीन रीस्टेटेड, वी नो दैट। A new line item, other income, changes in the fair value of investment has been added in the P&L. The effect of this restatement is income of 2,000 in the last year, which resulted into, ये देखिए 2,000, which resulted into 1,400 increase in the profit for the year. ये रहा, fact and effect दोनों देना पड़ता है। And income tax 600, ये देखो तीनों फिगर। आगे दिस टुगेदर विथ 10,500, ये 10,500 ये वाला। इंक्रीज रीस्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन 31 मार्च 21 रिजल्टेड इनटू 11,900 इंक्रीज इन द रिटेन्ड अर्निंग, दोनों का मिलाकर के जो करंट ईयर में हमने शो किया था। फर्दर मोर ए प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,500 इज इंक्रीज्ड, 1,500 टैक्स इंपैक्ट था, 5,000 का प्रॉफिट था। तो ये 3 ठो नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड वो दैट क्या नाम, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये सारे वर्किंग नोट हैं। जो वर्किंग नोट आपको लगता है आपको जरूरत है वो वर्किंग नोट आप बनाओगे। ये नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं है, वर्किंग नोट है। यहां पर आपका सोल्यूशन खत्म। वर्किंग नोट आपको जो बनाना है हम सारा समझाया, उसमें आपको जो लगता है ये वर्किंग नोट नेसेसरी है, इसके बिना नहीं तो मेरा सम सॉल्व नहीं होता, तो वो आपको बना करके दे देना है। सो विद दिस ये वाला सम जो बहुत ही ब्यूटीफुल सम था हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग ये 2 ही सम करेंगे क्लास में, एक कैश फ्लो का था और एक ये बहुत ब्यूटीफुल सम इंड AS 8 का।
इंड एस 8 में एक और सम है। एक मिनट, हाँ मेरे को देखने दो। अच्छा, इंड एस 8 में और कोई सम नहीं है, दिस वाज दी ओनली सम। तो इसके बाद इंड एस 10 है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।